आज का YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक ब्लॉक डायग्राम करके देखते हैं। मॉसफेट बेस्ड वेल्डिंग मशीन का ब्लॉक डायग्राम है। IGBT बेस्ड वेल्डिंग मशीन का भी यही ब्लॉक डायग्राम रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग मशीन के ब्लॉक डायग्राम करीब ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, IGBT हो या मॉसफेट हो। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आगे जाके जो फॉल्ट फाइंडिंग का जो दिया है, लाइव वीडियो दिया है, उसको आप देख के समझ जाएंगे रिपेयरिंग कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये 220 वोल्ट AC इनपुट जो देते हैं एक ऑन ऑफ स्विच के थ्रू जाता है। उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज के बाद आपका आता है ये PTC। ये PTC काफ़ी कम ओम्स का रहता है शुरू में जब ठंडा रहता है। AC आता है ब्रिज रेक्टिफायर, रेक्टिफाई करता है, ये सिर्फ रेक्टिफिकेशन का काम करता है। AC को DC में खाली बदलता है रेक्टिफिकेशन। उसके बाद इसका रूट जो है, ये रूट ऐसे जाता है DC लाइन, PTC थ्रू जाता है पहले, क्योंकि इधर से जो लाइन है वो स्विच ऑफ होके रहता है। ये स्विच ऑफ रहता है तो इसका लाइन, ये लाइन मेन है, अभी PTC थ्रू जाता है और ये टैंक सर्किट जो है, फिल्टर कैपेसिटर, उसको भरता है। टैंक में जैसे पानी भरते हैं वैसे फिल्टर कैपेसिटर को भरता है। तो ये फिल्टर कैपेसिटर जैसे भर जाता है वो SMPS को ऑन कर नहीं सकता है। ये SMPS का ब्लॉक डायग्राम है। इसका जो SMPS सर्किट में जो है दो आउटपुट आता है, एक 24 वोल्ट का आउटपुट है और एक 15 वोल्ट आउटपुट है। उसको लेके ये ग्राउंड है। ये ग्राउंड और ये ग्राउंड अलग दिखाया हूँ पहले से, ताकि आप समझ जाएं कि ये 310 वाला इनपुट है और ये आइसोलेशन मेंटेन करके 24 वोल्ट 15 वोल्ट निकलता है। जैसे ये 24 वोल्ट निकलता है तो ये 24 वोल्ट का रिले है। ये रिले ऑन होता है। ये रिले ऑन होता है तो ये स्विच ऑन हो जाता है। ये स्विच जैसे ऑन हो जाता है, अब ये जो इसके थ्रू जाता था, अब ये लाइन इधर से जाएगा। इधर से लाइन जाके वो इसको ओवरटेक करके ये लाइन इधर से जाएगा और फिल्टर कैपेसिटर को ब्रिज रेक्टिफिकेशन डायरेक्ट फिल्टर कैपेसिटर के ऊपर डायरेक्ट ऑन हो जाता है, ताकि ये जितना एनर्जी चाहिए फिल्टर ये एनर्जी मिलता रहे। क्योंकि जब ये ऑन नहीं रहेगा तो PTC धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। जैसे चार्ज होता रहेगा तो करंट फ्लो होगा, इसमें से करंट जैसे फ्लो होगा तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ता बढ़ता जाएगा। जैसे बढ़ता जाएगा वो इनपुट DC इनपुट जो ब्रिज रेक्टिफाई का इनपुट को वो चोक करता करता जाएगा। खैर उतने में ये ऑन हो जाता है, SMPS भी ऑन हो जाता है। SMPS ऑन होता है, 24 वोल्ट मिल जाता है। 24 वोल्ट मिल गया तो ये स्विच ऑन हो गया। ये स्विच ऑन हो गया तो अब ये लाइन इधर से डायरेक्ट फिल्टर कैपेसिटर को मिलने चल जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो जनरल SMPS और IGBT SMPS या वेल्डिंग मशीन में जो है। इसमें फ्यूज का कहीं दिया नहीं है, फ्यूजलेस मतलब बिना फ्यूज के ये सर्किटरी है। कहीं भी आपको फ्यूज देखने नहीं मिलेगा। हालांकि ये जो ब्रिज है 30 एम्पियर का ब्रिज रेक्टिफायर है। ये स्विच जो है 16 एम्पियर का है और ये फिल्टर कैपेसिटर करीब बहुत ज़्यादा फिल्टर कैपेसिटर्स करीब 1000 MFD का फिल्टर कैपेसिटर यूज़ होता है। तो ये SMPS इसको ऑन करता है। 15 वोल्ट जो है वो आपका मेन वेल्डिंग मशीन का जो सेक्शन है, जहाँ पे PWM ऑसिलेटर और जो कंट्रोल सर्किट्स है वहाँ जाता है 15 वोल्ट। तो ये ब्लॉक डायग्राम हम फिर कभी बनाएंगे तब समझाएंगे। अभी बना के समझा के आपको कोई मतलब भी नहीं है, और इतना समझाने का यही कारण है कि इसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल देखेंगे आपको समझने में इजी रहेगा। थैंक यू। IGBT वेल्डिंग मशीन डेड है। ये खाली प्लग चेक कर रहा हूँ कि ओमिक वैल्यू क्या है पॉइंट पे लगाने के पहले। तो ठीक है, 2.2 मेगा ओम्स करीब इतना है, काफ़ी है, डायरेक्ट दे सकते हैं।
इसके पहले मैं एक पीटीसी का ओमिक वैल्यू चेक करके आपको दिखा रहा हूँ कितना दिखाता है। इसका ओमिक वैल्यू दिखाता है 96.6 ओम्स, यूँ समझिए 100 ओम्स। ये पीटीसी कोल्ड कंडीशन में इतना ओमिक वैल्यू दिखाता है। अब हम इसको लाइन देंगे और चेक करते हैं। वोल्टेज मीटर को एसी मीटर में रखेंगे और लाइन देंगे। देखिए 238.5 है एसी इनपुट, लेकिन पीटीसी के दूसरी तरफ 1.36 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब सेट के दूसरी तरफ शॉर्टिंग है, पीटीसी के दूसरी तरफ कहीं शॉर्टिंग है, जिसके वजह से ये वोल्टेज चोक कर दे रहा है पीटीसी। पीटीसी का ओमिक वैल्यू काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप भी काफ़ी हो जाता है। अब हम लोग इसका हीट देखेंगे कितना हीट हो रहा है पीटीसी। ये एक रफ आइडिया के लिए बता रहा हूँ। जैसे वो चोक करता है तो पीटीसी अपना एक हीट बढ़ जाता है उसका, ये 89 ऐसा करीब आ जाता है। ये करीब 120 डिग्री तक चला जाता है। ये हीट भी होता है, आप हाथ लगाइएगा तो हाथ जल जाएगा। इसलिए पीटीसी हीट होता है, उसी से आपको समझ आ जाता है कि वेल्डिंग मशीन में कहीं शॉर्टिंग है। अब इसका देखिए वैल्यू कितना धीरे धीरे कम होता जा रहा है पीटीसी का। स्विच ऑफ किए तो पहले 40 के दिखा रहा था, अब धीरे धीरे 8 के, 7 के, 6 के, 5 के, 4 के, ऐसे धीरे धीरे आपका फिर 100 ओम्स तक आ जाएगा। जैसे ठंडा पूरा हो जाएगा, गर्म रहेगा तो 1 के 2 के तक रह जाएगा, वरना पूरा ठंडा होगा तो फिर 100 ओम्स पे आ जाएगा। ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला पीटीसी है, इसलिए से। अब हम लोग शॉर्टिंग देखेंगे किस तरफ है। शॉर्टिंग के लिए हम कैपेसिटर के अक्रॉस में डायरेक्ट देख रहे हैं, ओम्स में रख के, मीटर को ओम्स में रख के शॉर्टिंग कैपेसिटर के ऊपर। ये थोड़ा आयरन लगाना पड़ता है क्योंकि इंसुलेशन जो है वो काफ़ी रहता है, जिससे कि रीडिंग लेना तकलीफ होता है। तो आयरन से थोड़ा क्लीन कर देते हैं एरिया, ताकि हम लोग रीडिंग ले सकें। ओमिक वैल्यू में दिखाता है, देखिए 28.3 ओम्स दिखाता है, मतलब ये कैपेसिटर के ऊपर शॉर्टिंग आ रहा है। कैपेसिटर के ऊपर शॉर्टिंग है मतलब जरूरत नहीं कैपेसिटर शॉर्ट है, आईजीबीटी शॉर्ट होगा या एसएमपीएस तरफ शॉर्ट होगा, कहीं भी शॉर्ट होगा, क्योंकि लाइन तो डीसी लाइन तो कैपेसिटर से जाता है, इसलिए पूरा जगह कहीं भी शॉर्ट हो सकता है। अब इसको हम लोग चेक करेंगे, आईजीबीटी तरफ देखेंगे और एसएमपीएस तरफ भी देखेंगे। नीचे का पोर्शन आईजीबीटी पोर्शन है और ऊपर का पोर्शन है एसएमपीएस पोर्शन है। इसके लिए हम लोग का एक सर्विस लिंक रहता है। ये तो पीटीसी है, गर्म है थोड़ा अभी भी। ये एसी लाइन है जो पीटीसी को जाता है। ये देखिए वो एक सर्विस लिंक है, 2 पिन को शॉर्ट किया है सोल्डर से, वो पिन को डिसोल्डर करेंगे हम लोग, उसका सोल्डरिंग हटा देंगे, ये वाला। ये सर्विस लिंक है, इसको हटाने से हम लोग पता चलेगा कि एसएमपीएस साइड शॉर्ट है या आईजीबीटी तरफ शॉर्ट है। जगह कम है अंदर, आयरन लगाना तकलीफ हो रहा है। यह हम लोग ने डिसोल्डर कर दिया है, 2 पिन को अलग कर दिए हैं। अब हम लोग इसका ओमिक वैल्यू चेक कर लेंगे, शॉर्टिंग किस तरफ है। अब पिन जो अभी फिर से कैपेसिटर पे चेक करेंगे तो समझ में आएगा कि शॉर्टिंग है कि नहीं।
ये देखिए शॉर्टिंग हट गया है, करीब 24 मेगा ओम्स करीब दिखा रहा है ओमिक वैल्यू मेरे मीटर रीडिंग में, मतलब कैपेसिटर से शॉर्टिंग हट गया है। तो इसका मतलब ये शॉर्टिंग एसएमपीएस तरफ है। अब वो लिंक निकाल दिए तो एसएमपीएस तरफ है। आप वो पिन के ऊपर देख सकते हैं डायरेक्ट शॉर्ट है कि नहीं। ये देखिए 29.7 ओम्स दिखा रहा है, इसका मतलब एसएमपीएस तरफ शॉर्ट है। अब एसएमपीएस तरफ शॉर्ट है मतलब उसका मेन कल्प्रिट रहता है मॉसफेट, आउटपुट मॉसफेट। तो डायरेक्ट मॉसफेट पे हम लोग डायरेक्ट चेक कर सकते हैं शॉर्ट है कि नहीं। ये मॉसफेट पे चेक कर रहे हैं, ड्रेन सोर्स पे 11.9 ओम्स दिखा रहा है, तो ये शॉर्ट ही है। 11.8 या 9 जो भी है, ये ओम्स दिखा रहा है, मतलब ये शॉर्ट हो गया है। इसको अब बाहर निकाल लेते हैं। ये डबल साइडेड पीसीबी में यही है कि जो भी कंपोनेंट्स निकालना है आपको सोल्डर करना पड़ता है, क्योंकि ये अंदर तक हीट जाके वो अंदर लूज कर सकता है। नया सोल्डर लगने से वो अंदर तक मेल्ट इजीली हो जाता है ताकि कंपोनेंट लूज हो सके, क्योंकि इसका सोल्डरिंग दोनों साइड से रहता है तो इसको निकालना थोड़ा तकलीफ होता है। सिंगल साइडेड पीसीबी में आराम से निकल जाता है। डिसोल्डर पंप यूज करके देखते हैं, अगर निकल जाता है आराम से तो ठीक है। हालांकि इतना आसान नहीं है डिसोल्डर पंप से भी निकलना कभी कभी। ये मैं सिर्फ अपना प्रोसीजर्स बता रहा हूँ, आपके पास बेहतर प्रोसीजर है आप वैसे भी कर सकते हैं। तो ये इजी नहीं है, खाली थोड़ा लूज हुआ है, लेकिन वो निकलना का थोड़ा तकलीफ है। दूसरा प्रोसीजर से कर सकता हूँ मैं। ये वायर से इसको थोड़ा खींचने के कुछ एक जुगाड़ करता हूँ, जुगाड़ करके इसको खींचेंगे। डिसोल्डर कर दिया था तो फिर से सोल्डर थोड़ा लगा देंगे, लीड लगा देंगे ताकि हीट अंदर तक पेनेट्रेट कर सके। अब उस जुगाड़ को खींचते रहिए उस तरफ से, और ये पिन को अल्टरनेटिवली जल्दी जल्दी हीट देने की कोशिश कीजिए, अपने निकल जाएगा। और ये बेहतर तरीका है। निकल गया। हीट भी रहता है, आप मॉसफेट को पकड़ नहीं सकते हाथ से, इसलिए कोई जुगाड़ करके इसको निकालने की कोशिश कीजिए। इसे खींच दीजिए तो निकल जाता है आराम से। देखिए रीडिंग दिखा रहा हूँ, 12.2 ओम शॉर्ट दिखा रहा है। खैर ये तो शॉर्ट ही है। इसको फिर सब चीज़ मेज़र करने जैसा ज़रूरत ही नहीं है। इसके साथ ये कंट्रोल बोर्ड जो है, जो एसएमपीएस का कंट्रोल बोर्ड है, एसएमपीएस का जो बोर्ड है ये भी चेक करना पड़ेगा। एक बार मॉसफेट शॉर्ट होता है
तो आपको ये बोर्ड भी रिपेयर करना पड़ता है। 7 पिन का ये बोर्ड रहता है। ये 7 पिन का बोर्ड आपको बाहर निकाल के इसमें जो कंपोनेंट्स है उसको भी क्रॉस चेक कर लीजिए। एसएमपीएस रिपेयरिंग करने का यही तरीका है। इसके लिए बोर्ड निकालने के लिए फिर से वही वायर का यूटिलाइज कर रहा हूँ। वायर ऐसा थोड़ा साइज का देख लीजिए जो आसानी से वो वहाँ पे आ सके। ज़्यादा छोटा पतला भी नहीं, ज़्यादा हेवी भी नहीं। पहले पेस्ट थोड़ा लगा लीजिए। ये आयरन में थोड़ा बड़ा साइज का यूज़ कर रहा हूँ इसमें। पेस्ट लगाने के बाद लिड लगाइए, काफ़ी सफिशिएंट लगाइए। ये आयरन 75 वाट का आयरन है। और मैं यही तरीके से करीब बोर्ड निकालता हूँ। आपका अपना भी कोई तरीका है, उसी से भी आप काम चला सकते हैं। लेकिन वो जो डीशोल्डर विक जो आता है वो लगाने से क्या है, उसमें शोल्डर सिंक कर जाता है। पहला ट्राई सक्सेस नहीं हुआ, उसको कहीं जुगान करके थोड़ा शोल्डर करना पड़ेगा कहीं पे, ताकि उसका पकड़ सही रहे। कोई भी एक पॉइंट पे एक शोल्डर कर दिए। इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, हीट ट्रांसफ़र होने के लिए सफिशिएंट टाइम देना पड़ता है। निकल जाता है, ये निकल गया है। काफ़ी हीट होता है तो कपड़ा पकड़ के निकालने बेहतर है। इसके बाद डिशोल्डर विक से थोड़ा क्लीन कर दीजिए एरिया को। गर्म रहता है, उसी वक्त क्लीन कर दिए तो साफ़ हो जाता है। हालांकि होल जो है आर पार वो क्लियर नहीं रहता है, वो थोड़ा टीडियस काम है, उसको अलग एक एक पिन दे के साफ़ करना पड़ता है। डिशोल्डर पंप से भी कभी कभी नहीं होता है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे जो भी टूल्स यूज़ कर रहा हूँ जो आसानी से मिलता है बाज़ार में, जो सॉल्यूशन ये अपना जो डिशोल्डर विक बाज़ार में आराम से मिलता है। आपका शोल्डर पेस्ट भी रेगुलर पेस्ट जो बाज़ार में मिलता है वही यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन वेल्डिंग मशीन में एक बड़ा आयरन रहना बहुत ज़रूरी है, मिनिमम 75 वाट का रहना ज़रूरी है। कंट्रोल कार्ड भी निकालने में भी यही तरीका है, मॉसफेट्स बेस्ड कंट्रोल कार्ड आराम से निकलता है। कभी कभी 125 वाट का आयरन भी ज़रूरत पड़ जाता है वहाँ पे। अब एसएमपीएस का देखिए, ये 3 कंपोनेंट है, 1 2 3 कंपोनेंट है। इस नंबर सर्किट का है काम। ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर के पास जो है तीनों कंपोनेंट, और ये एरिया सब थोड़ा क्लीन कर देंगे। उसके बाद वो लिंक को लगाएंगे। अब ये कार्ड निकाले हैं बाहर, तो उसमें एक ट्रांजिस्टर दिया है, उसको भी देख लेते हैं। मॉसफेट शॉर्ट हुआ है तो ट्रांजिस्टर
खराब होने का चांसेस है, फिर भी देख लेते हैं। ये 11.3 ओम्स दिखा रहा है, मतलब शॉर्ट हो गया है। ठीक है, 11.8 ओम से ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया है। 80-50 नंबर का एक ट्रांजिस्टर रहता है। जैसे पहले मैंने कहा था, लीड लगाना पड़ता है कोई भी कंपोनेंट्स लगाने निकालने के लिए, फिर उसको एक जोगान से पकड़ के खींच दीजिए। हाथ से भी खींच सकते हैं, नहीं तो कोई एक चीज़ से क्लिप से भी पकड़ के रखिए ताकि आपका हाथ गर्म ना हो। इसमें क्या होता है कि जब मैन्युफैक्चर होता है बोर्ड, तब वो लोग इंसुलेशन काफ़ी दे देते हैं। वो भी एक चिपकता है, गूंद की तरह चिपक के रहता है, तो निकालना बहुत तकलीफ है। उसको हीट लगता है तब थोड़ा लूज होता है, उसके साथ शोल्डर भी लूज होता है तब जाके निकलता है, इसलिए थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ता है। ये भी शॉर्ट है। दूसरे कंपोनेंट्स देख लेते हैं। ये ठीक है, ओके। ये भी डायोड है, ओके। डायोड में रखा है मीटर को। 4148 सब ठीक है। उल्टा प्रॉड उल्टा करके बाकी और दो थोड़ा देख लेते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा रेंज ज़्यादा दिखा, मतलब वो जीनर है, ये कुछ अलग दिखा रहा है, शॉर्ट हो सकता है। रेजिस्टेंस में रख के देख रहा हूँ तो 100 ओम्स 99 कुछ दिखा रहा है। ये एक 2.2 ओम्स के जगह देखिए, ये एक ओपन हो गया है, 170 ओम्स दिखा रहा है, 169 ओम्स। ये 2.2 ओम्स रेजिस्टर है। ये देखिए 2.2 ओम्स रेजिस्टेंस है। ये सोर्स से ग्राउंड होता है मॉसफेट का, तो मॉसफेट उठ जाता है तो ये 2.2 ओम्स भी ओपन हो जाता है। तो अभी ट्रांजिस्टर एक खराब है, 2.2 ओम्स से खराब है। अब 2.2 ओम्स को निकालते हैं। छोटे बोर्ड को हैंडल करना थोड़ा तकलीफ होता है, एक तो गर्म होता है आयरन का, और इसमें कंपोनेंट्स, छोटे छोटे कंपोनेंट्स निकालना मुश्किल होता है। वन 170 किलो ओम्स था वो करीब, वो अब वो ओपन है वो। अब वो एक डायोड एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं, हालांकि उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस भी रहता है, हो सकता है उसका वैल्यू है। फिर भी ये बोर्ड जब बाहर निकालता है तो सब कंपोनेंट्स चेक कर लेना बहुत एडवाइजेबल है, क्योंकि आप बोर्ड फिर लगा देते हैं, फिर उसको उखाड़ के निकालना तकलीफ होता है।
क्लीन करके एक बार देख लेते हैं। रेजिस्टेंस के कलर कोड दिखेंगे तो एक बार एक्सटर्नली नाप के देख लेते हैं। जहाँ डाउट लगता है उसको उखाड़ के चेक कर लीजिए। और वहाँ पे एक ऑप्टो कपलर भी है, उसका भी एक पिन नंबर 3-4 को भी चेक कर लीजिएगा। अब वो डायोड निकालेंगे क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम दिखा रहा था। हालांकि वो अच्छा ही हो सकता है, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। चेक करने में ज़रा से भी कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि एक गलती से फिर आपका मॉसफेट भी उड़ जाता है टेस्टिंग के वक्त। पिन को थोड़ा सीधा कर लेता हूँ ताकि उधर से उखाड़ के निकालने में इजी रहे, नहीं तो 4148 कभी कभी टूट जाता है निकालते वक्त। गरम है थोड़ा। ये ठीक है डायोड, ये खराब नहीं है, शॉर्ट भी नहीं है, तो ये ठीक है। इसको फिर वापस लगा देंगे जैसा है। अब बाकी जो आगे का प्रोसीजर देखते हैं, इस बोर्ड में और क्या क्या है। वहाँ पे देखिए करीब रेजिस्टेंस में लगा के देखते हैं तो 98.8 ओम्स है। मतलब उस डायोड के अक्रॉस में एक 100 ओम्स रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ये 100 ओम्स रेजिस्टेंस दिया हुआ है। कलर कोड भी दिया है, ब्राउन ब्लैक और कुछ तो कलर है, ठीक है। वो 100 ओम्स ही है। और बाकी जो है ये 4 रेजिस्टेंस देख लेंगे। ऑप्टो कपलर पिन नंबर 3-4 पे देखिएगा, थोड़ा संदेह लगता है शॉर्ट है कहीं तो नया डाल दीजिए। अब ये 3 स्नबर सर्किट का ये एक डायोड देख लेते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 वाट का है, करीब 500 के का रेजिस्टेंस है, उसको भी देख लेते हैं। फिर SMP और ये कैपेसिटर भी आप देख सकते हैं स्नबर सर्किट का, अगर वो भी खोल के देख लेते हैं। एक प्रोसीजर है, एक बार में देख लिए, फिर उसके बाद आपको कोई बेधड़क चालू कीजिए, ऑन हो जाए। डायोड देख लेते हैं स्नबर सर्किट का। अरे बाप रे, ये भी शॉर्ट है। ये 500 के देख लेते हैं। 500 के रेजिस्टेंस ठीक है, 1 वाट का, ओपन नहीं है। खैर ये ओपन रहने से ऑन नहीं होगा आपका SMP। और डायोड को निकालने के लिए भी फिर से लीड लगाना पड़ता है। लीड लगा के कोशिश कीजिए उसी से दबा के नीचे दबा दीजिए लीड को। मैं ये सब प्रोसीजर आपको लाइव दिखा रहा हूँ।
और टोटल कंपोनेंट्स निकालने में सब कंपोनेंट्स अलग अलग तरीके से मैं दिखा रहा हूँ। आप अपने तरीके से भी डिसोल्डर करके निकालिए, जो आपको कन्वीनियंट लगे। सबका अपना अपना एक प्रैक्टिस है, लेकिन ये डबल पीसीबी साइड रहने में थोड़ा मेहनत लगता है। अब ट्रांजिस्टर एक नया लगा लेते हैं। ये बोर्ड बाजार में भी मिलता है, वेल्डिंग मशीन वाले स्पेयर पार्ट्स जहाँ है वो भी मिलता है, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा बोलते हैं। उससे बेहतर है रिपेयर कर लीजिए। जिनको रिपेयर करना तकलीफ है वो बोर्ड लेके नया खरीद सकते हैं। अब 2.2 ohms रेजिस्टेंस भी लगा लेते हैं। लगाने पहले क्लीन कर लीजिए रेजिस्टेंस को काफ़ी। क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीनिंग का भी प्रोसीजर मैं दिखा रहा हूँ, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं क्लीनिंग। अब ये कंपोनेंट को भी लगा लेते हैं। नया कंपोनेंट लगाने थोड़ा इजी रहता है, ये प्रोसीजर भी देख लीजिए। इसको अलग तरीके से लगाते हैं और ये जल्दी भी लग जाता है। आपका होल क्लीन नहीं रहने से भी आप आयरन दिखा के कंपोनेंट के साथ हीट दे के आप कंपोनेंट को लगा सकते हैं। चलिए बोर्ड हो गया है रेडी, इसको लगा देते हैं। इससे पहले और क्या है देख लेते हैं। वो कैपेसिटी एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं स्नैपर सर्किट का। सब खुला हुआ है तो आराम से देख लेते हैं एक बार। बोर्ड लगाने पहले क्लीनिंग मैंने एक बार कर लिया है, आपको दिखाने के लिए दोबारा क्लीन कर रहा हूँ।
थिनर से क्लीन करता हूँ तो इंसुलेशन निकल जाता है। ज़्यादा थिनर भी मत डालिए, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। कैपेसिटर निकाल दिया हूँ। कैपेसिटर भी एक बार चेक कर लेते हैं। हालांकि ये कैपेसिटर ख़राब नहीं होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा और 5 मिनट सही ज़्यादा। लेकिन आपके पास मेज़र करने का जो गाना है, जैसे मीटर में आप कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं। तो 10 दिखा रहा है, 10 kpf, 10 kpf ही है। 103 630 वोल्ट का है। 9.9 10 kpf ओके। ये कैपेसिटी ओके है। तो ये कैपेसिटी नॉर्मली आपको खोल के देखने की ज़रूरत नहीं, ख़राब नहीं होता है। डायोड ख़राब होता है, डायोड शॉर्ट होता है, डायोड हम निकाल के एक दूसरा पीसी इसमें से लगा देंगे डायोड। अब जैसे एक निकाल है तो ये होल देखिए, क्लीन करने का मेरा तरीका है, मैं एक नया 4007 डायोड से वो होल को थोड़ा क्लीन कर देता हूँ कंपोनेंट लगाने के लिए। आप डीसोल्डर पंप से कर सकते हैं। ये पूरा SMPS रिपेयरिंग में मैंने सब किस्म के तरीके जो जो मैं अपना रहा हूँ मैं बता दे रहा हूँ। आप इसलिए ध्यान से जो आपको ठीक लगे वो अपनाइए। कोशिश कीजिए होल बराबर क्लीन रहे ताकि कंपोनेंट लगाने में आसान रहे। तो ये कैपेसिटर लगा दिया हूँ और स्नबर डायोड भी लगा दिया हूँ। डायोड भी एक पुराना SMPS से निकाल के लगाया हूँ, फास्ट स्विचिंग डायोड चाहिए रहता है उसमें। ये 500 के तो चेक कर लिया हम लोग। पुराना SMPS का मैं दिखा रहा था, उससे लगाया हूँ निकाल के। बाकी ये सब बोर्ड लगा देंगे। अब बोर्ड को एक बार लगाने पहले क्लीन कर दीजिए जहाँ जहाँ काम किए हैं। देखिए क्लीन हो गया है काफ़ी। अब इसको लगा देते हैं। वही होल क्लीन करने का बात कर रहा हूँ। क्लीन किया हुआ है काफ़ी, थोड़ा वक्त लगा है लेकिन क्लीन करके लगा रहा हूँ। आराम से बैठ जाना चाहिए। इसे हाथ ऊपर से दबा के नीचे से शोल्डर कीजिए। पहले 2 पिन इधर का और वो कोने का पिन शोल्डर कर दीजिए। नीचे से बोर्ड दबा के शोल्डर कर दीजिए। उसके बाद बाकी के सब पिन में लीड लगा लीजिए।
लीड लगाते वक्त थोड़ी देर आयरन पकड़ के रखिए ताकि वो लीड अंदर तक जाए। अब ये मॉसफेट भी लगा लेते हैं। थ्री 3878 के तोशिबा का। लीड लगा लिए हैं। अब ये कंप्लीट हो गया है SMPS, और ये लिंक अब लगा देंगे। लिंक लगा के ऑन कर सकते हैं, लेकिन लिंक लगाने के पहले SMPS सेक्शन को अलग से हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं बाहर से लाइन देके। उसका भी देख लीजिए प्रोसीजर। ये एक एक्सटर्नल ब्रिज डायोड और कैपेसिटर का एक जुगाड़ है। हम लोग इससे इनपुट देके SMPS को 310 वोल्ट इनपुट देके आउटपुट वोल्टेजेस चेक कर सकते हैं। 310 वोल्ट का कनेक्शन दे रहा हूं। रेड वायर जो है ट्रांसफॉर्मर के इनपुट में देना है, तो ट्रांसफॉर्मर के पास SMPS ट्रांसफॉर्मर के पास ही दे रहा हूं, लिंक के पास देने के बजाय। अब लिंक के पास भी दे सकते हैं, जहां डिस्कनेक्ट किए हैं वहां पे दे सकते हैं। वायर थोड़ा शोल्डर बरोबर कीजिए, लूज मत कीजिए, और खींच के चेक कर लीजिए। अब उसको इनपुट देंगे। ये वेरिएक्स से मैं यूज़ करता हूँ, मैं वो सर्विस लैंप नहीं यूज़ करता हूँ, सीरीज में जो लगाते हैं लैंप। मैं इसमें 230 वोल्ट की जगह उसका आधा देता हूँ। ये वेरिएक कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, वोल्टेज इनपुट जो देना है, AC इनपुट जो देते हैं। मैं करीब 150 से कम देता हूँ, जो भी वोल्टेज 150 से कम देता हूँ इनिशियली, ताकि कोई मिस्टेक रहे तो मॉसफेट जल्दी फायर ना हो जाए, आपका हीट होता रहेगा। लेकिन आप सर्विस लैंप दे सकते हैं आपके हिसाब से। तो AC कितना दिया हूँ मैं दिखा देता हूँ। ऑन किया, ये करीब 138 वोल्ट है AC। खैर SMPS इस इतने में चालू हो जाता है, इससे कम से भी चालू हो सकता है, लेकिन ठीक है 138 वोल्ट में चालू करके देख लेते हैं। इसको चालू किए हैं। वोल्टेज देख लेते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। फैन का आवाज आ गया है। 25.7 वोल्ट आ रहा है। ओके, अभी इसको बंद करके
निकाल लेते हैं और लिंक को अभी डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग। लिंक को अभी डायरेक्ट कर देते हैं। ऊपर से भी कर सकते हैं, अंदर से मतलब, लेकिन बाहर से इजी है, कहीं से भी कीजिए। लिंक को शॉर्ट कर दिए हैं। अभी हम लोग इसको फिर से डायरेक्ट ऑन करेंगे। ये देखिए ऑन हो गया है, डिस्प्ले भी आ गया है। अब वोल्टेज मेजरमेंट भी कर लेते हैं बाहर से। 72.2 वोल्ट है। ओके, वोल्टेज को स्पेसिफाइड नहीं है, कोई कोई सेट में 80 वोल्ट आता है, 90 वोल्ट भी आ जाता है, कहीं कहीं 60 वोल्ट भी चलता है। लीड भी ठीक है आगे का। 140 एम्पियर का मशीन है, तो फाइनल चेक टेस्ट करके दे देंगे। चलिए, तो फिर आपने देखा कि कैसे रिपेयरिंग किए हैं SMPS पावर सप्लाई को ये IGBT वेल्डिंग मशीन में। और ये PTC का आपने रोल देख लिया। ये PTC का रोल एक फ्यूज़ की तरह काम किया है, सेफ्टी के हिसाब से काम किया। जैसे इस तरफ शॉर्ट सर्किट आया तो उसने चोक कर दिया, करंट को पास होने नहीं दिया और अपना हीट ये और हीट होने लगा। यहाँ पे देखिए हम लोग ने लिंक निकाल दिए थे, यहाँ पे लिंक निकाल दिए DC का लिंक, और देखिए कि इस तरफ SMPS में शॉर्ट सर्किट था। ड्रेन और सोर्स में, मॉसफेट का ड्रेन और सोर्स में शॉर्ट सर्किट था, उसको हम लोगों ने रिपेयर कैसे किया आपने देखा डिटेल में। अगला कंक्लूडिंग पार्ट में सेकंड पार्ट रहेगा जिसमें आपको ये SMPS का सर्किटरी के बारे में बताऊंगा डिटेल में। उसका सर्किटरी में क्या क्या कैसे वर्किंग पर प्रिंसिपल्स क्या है, विल टॉक स्टेप बाय स्टेप। और एक इसमें बताना था कि ये बेसिकली आजकल जो IGBT वेल्डिंग मशीन आता है उसमें ये ब्रिज जो है, ये सेफ्टी के पहले ये ब्रिज देते हैं, बाद में ये सेफ्टी आता है। लेकिन इस मशीन में दिया है ये चीज़ इधर आता है और ये चीज़ इधर आता है, मतलब ये सेक्शन इस तरफ आता है और ये ब्रिज इस तरफ आता है। स्विच के बाद डायरेक्ट ये आता है, उसके बाद ये ब्रिज आता है इस तरह से। इस मशीन में जो रिपेयरिंग हुआ है उस मशीन में वैसे दिया हुआ है। और तो आपका ये कि आप कमेंट्स कीजिए कहाँ कहाँ पे मिस्टेक से कुछ गलती है। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है ताकि हमको पता चले हमको कहाँ और करेक्ट करना है अपने को, ठीक है। और आगे जाके हम लोग एक बेसिक्स का भी चालू करेंगे, क्योंकि हमको लगता है कभी कभी कि बेसिक्स बराबर नहीं रहने से कोई भी सर्किटरी को समझना मुश्किल है। जैसे इसके बारे में पार्ट 2 में मैं डिस्कशन करूँगा। अगर बेसिक्स, बहुत जन का बेसिक्स ठीक नहीं है तो वो स्किप करते जाते हैं, शायद उनको समझना में थोड़ा तकलीफ होता होगा। तो मेरे को एक सीरीज ऑफ बेसिक्स को एक चालू करेंगे, हालांकि अभी डिसाइड नहीं किया हूँ, बट ये एक मेरा प्लानिंग में है। थैंक यू।